हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये मेरा वीडियो बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए है। बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स का मैं पेपर फर्स्ट लूँगी, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पेपर फर्स्ट को। हमारा पहला टॉपिक जो होगा वो है लोकोमोशन, गमन या संचलन। तो संचलन वह क्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जानवर प्राणी जो है किसी माध्यम में किसी एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचता है या किसी दूरी को तय करता है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जंतु कई बार एक ही जगह स्थानबद्ध भी होते हैं, होकर रहते हैं। जैसे सिलेंट्रेट्स हैं, वो अपनी देह के आकार में परिवर्तन करने की क्रिया को दर्शाते हैं। इसे हम मूवमेंट की संज्ञा देते हैं। तो ये दोनों ही क्रियाएं, गमन और मूवमेंट, सभी जंतुओं द्वारा अपनी विशिष्ट जैविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है ये। और जो जैविक आवश्यकताएं हैं वो क्या हैं? जैसे भोजन, पानी, श्वसन, प्रजनन और अपनी रक्षा हेतु, अपने बचाव के लिए, है ना। इन सब को की पूर्ति के लिए जो प्राणी है वो गमन करता है। तो सबसे पहले जो गमन है हम प्रोटोजोअन्स में डिस्कस करेंगे। तो लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ जैसे कि पता है आपको, एक कोशीय होते हैं। और प्रोटोजोआ का नाम लेते ही अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना आपके दिमाग में आ गए होंगे। तो हम इन्हीं तीनों मेंबर्स की बात करेंगे। तो 3 तरह का लोकोमोशन पाया जाता है प्रोटोजोआ में। स्यूडोपोडियल टाइप का लोकोमोशन, सिलियरी एंड फ्लैजिलर टाइप का लोकोमोशन। 3 तरह के लोकोमोशन पाए जाते हैं। स्यूडोपोडियल लोकोमोशन स्यूडोपोडिया के द्वारा संपन्न होता है और अमीबा में पाया जाता है। सिलियरी सिलिएट्स में होता है, पैरामीशियम में पाया जाता है। और फ्लैजिलर जो लोकोमोशन है फ्लैजिलेट्स में पाया जाता है, यूग्लिना। इन तीनों मेंबर्स की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे स्यूडोपोडियल लोकोमोशन। तो स्यूडोपोडिया क्या होते हैं? तो वो एक जीव द्रव के प्रवर्ध हैं एक तरह से, स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया की सहायता से, इन्हीं की सहायता से जो अमीबा है वो गमन करती है। और अमीबा के गमन को एमेबॉइड मूवमेंट भी कहते हैं या अमेबॉइड लोकोमोशन भी कहते हैं। अमीबा में निश्चित जो लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज होती हैं, गमनांग होते हैं, उनका अभाव होता है। किंतु यह एक अत्यंत धीमी गति से अस्थायी उंगली रूपी जीव द्रव्य प्रवर्धन अर्थात कूटपादों की सहायता से ये गमन करता है। अमीबा का गमन कोई विशेष दिशा में नहीं होता, इसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती कि इसको कहाँ जाना है। अनियमित गमन टाइप होता है, कहीं भी एक इधर भी मुड़ जाती है। तो अमीबा के शरीर पर कई छोटे छोटे कूटपाद सभी दिशाओं में निकले रहते हैं और गमन प्राय उसी दिशा में होता है जिस दिशा का कूटपाद जो है लंबा होता है। तो गमन के समय अमीबा का जो शरीर है वो कूटपादों की सहायता से आधार तल, जो जिस तल पर वो चल रही होती है, उससे वो ऊपर उठा होता है तथा गमन की दिशा में यह प्राय उसी प्रकार से बढ़ता है जिस प्रकार कि 4 टांगों वाले प्राणी या पैरों वाले प्राणी चलते हैं। तो गमन के अतिरिक्त कूटपाद जो है वो भोजन पकड़ने का भी कार्य करते हैं, क्योंकि कूटपाद अमीबा के शरीर से निकलते हैं और वापस ओझल होते रहते हैं। तो इसीलिए कूटपादों के बनने की विधि और कूटपादों द्वारा गमन की जो विधि है वो वैज्ञानिकों के लिए शुरू से ही एक समस्या का विषय रही है। और समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत प्रस्तुत किया। और वो जो मत प्रस्तुत किए उसमें पहला मत था एडिशन थ्योरी, एडिशन मत। इन्होंने, एडिशन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था और इन्होंने बताया था कि अमीबा में गमन ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे किसी ठोस तल पर जल की बूंद गोल न रहकर इधर उधर अनियमित रूप से फैल जाती है। लेकिन यह मत गलत समझा जाता रहा, क्योंकि गमन, अमीबा में जो गमन होता है तो अमीबा का जो शरीर होता है वो आधार तल से, जैसे मैंने बताया, ऊपर उठा रहता है। तो और जल की बूंद तो सतह पर चिपकी रहती है, इसीलिए ये मत जो था उसको गलत समझा गया। अब है दूसरा जो मत था, जैनिंग नाम के साइंटिस्ट ने दिया, रोलिंग मूवमेंट थ्योरी ऑफ जैनिंग। इस मत के अनुसार अमीबा आधार तल पर किसी गोल गेंद के समान लुढ़क कर गमन करता है। यह मत भी स्पष्ट रूप से संतोषजनक नहीं था, क्योंकि अमीबा में स्पष्ट से कूटपाद बनते हैं और इनका आकार गोल नहीं होता। अब तीसरी थ्योरी दी डालिंजर ने।
डालिंजर ने जो थ्योरी दी उनके अनुसार अमीबा के जीवद्रव्य में संकुचन होता है, जिसके फलस्वरूप प्लाज्मा लेमा झिल्ली का सबसे कमज़ोर भाग जो है वो कूटपाद के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। अब चौथी फिर एक रुमलर नाम के साइंटिस्ट ने सरफेस टेंशन थ्योरी दी। उनके मत के अनुसार अमीबा का आकार उसके धरातल और प्लाज्मा लेमा पर उपस्थित धरातल तनाव जो है उस पर निर्भर करता है। मतलब धरातल तनाव सरफेस टेंशन पर निर्भर करता है, और जहाँ का सरफेस टेंशन कम हो जाता है तो उसी स्थान से शरीर के भीतरी दबाव के कारण जीवद्रव्य बाहर निकल आता है, अर्थात कूटपाद बन जाता है। तो उपरोक्त सभी मतों की भांति यह मत भी क्या था, संतोषप्रद नहीं था। अब नेक्स्ट जो था, मास्ट और पैंटीन नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सोल जेल थ्योरी को दिया। तो उन्होंने सोल जेल थ्योरी जो थी, उन्होंने ये आधुनिक थ्योरी थी, और उन्होंने बताया कि अमीबा के जो कोशिका द्रव्य है, जो साइटोप्लाज्म है, वो एंडोप्लाज्म जो है उसका अंदर वो दो स्तर का है। बाहर का स्तर प्लाज्मा जेल और अंदर का प्लाज्मा सोल के समान होता है और में विभक्त था। और ये जो प्लाज्मा सोल है तरल होने के कारण बह सकता है, इसीलिए वो प्लाज्मा जेल जो था उससे ये एक तरह से बाउंडेड था। और ये प्लाज्मा सोल और जेल के जब बनने की क्रिया है तो वही सोलेशन और जेलेशन की क्रिया के कारण ही अमीबा में गति होती है, अमीबॉइड मूवमेंट होता है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर भी दिखा रखा है, अमीबा का कूटपाद का निर्माण, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बता रखी है और सोलेशन जेलेशन की क्रिया भी बता रखी है इसमें डायग्राम में। तो जो अमीबॉइड मूवमेंट है वो सबसे पुराना गमन है, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप की गति है ये। इसके द्वारा जंतु बहुत अत्यंत धीमी गति से लगभग 1 सेकंड में 2 म्यू से 3 म्यू तक आगे बढ़ता है। और अमीबा में गमन की कोई दिशा नहीं होती जिस पर कूटपाद बनते हैं, गमन उसी और होने लगता है जहाँ पर कि कूटपाद बनते हैं। अतः अमीबा में लंबे समय तक किसी विशेष दिशा में गमन नहीं होता। अमीबा के आंतरिक क्षेत्र में एंडोप्लाज्म के बहाव को जो कहते हैं वो कहते हैं एक्सियल मूवमेंट। अब इसी एक्सियल मूवमेंट के कारण जो स्यूडोपोडिया हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, 4 टाइप के बता रखे हैं आपके। तो पहला जो है वो लोबोपोडिया जो कि अमीबा में पाया जाता है, उंगलीनुमा होता है। दूसरा है फिलोपोडिया जो कि रेडियोलेरियंस में पाया जाता है और लंबे सूत्र के समान होता है। तीसरा है राइजोपोडिया या रेटिकुलोपोडिया जो कि लंबे पतले और ब्रांच्ड स्यूडोपोडिया है। एल्फिडियम जो कि चित्र में दर्शाया गया है, आपका ये डायग्राम मैंने लगाया है स्क्रीन पर एल्फिडियम का। और फिर है एक्सोपोडिया, इसका एग्जाम्पल एक्टिनोफ्रीज आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, एक्टिनोफ्रीज मैंने लगाया हुआ है। और ये एक्टोप्लाज्म के लंबे सूत्र समान इसके आप स्यूडोपोडिया भी देख सकते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक तंतुओं से मिलकर बने हैं, एक्सियल अक्ष से निकल रहे हैं, ये सेंट्रल एक्सिस से निकले हुए हैं ये। और ये जो है अक्षपाद गमनांग न होकर आहार पकड़ने के काम आते हैं, और ये भोजन की जो है वो ऑर्गेनेलीज हैं ये। अब जो सेकंड टाइप का लोकोमोशन है वो है आपका सिलियरी टाइप ऑफ लोकोमोशन। तो सिलियरी लोकोमोशन सिलिएट्स में पाया जाएगा। पैरामीशियम की बात करेंगे तो आपने देखा होगा पैरामीशियम का जो शरीर है वो स्लीपर शेप्ड होता है और चारों ओर उसका शरीर जो है सीलिया से ढका होता है। और वहाँ की सीलिया आपने देखा होगा, साइटोस्टोम के साइड की सीलिया थोड़ी बड़ी होती हैं, कॉर्डल टफ्ट भी थोड़ा बड़ी बड़ी सीलिया होती हैं, और बाकी जो सीलिया हैं उसकी बॉडी पर होती हैं वो थोड़ी छोटी होती हैं। तो ये जो सीलिया हैं ये बेसल ग्रेन्यूल द्वारा निकली रहती हैं, और एक सीलिया जो है 10 से 12 सूत्र से मिलकर ये बनी होती हैं। और ये जो बेसल ग्रेन्यूल्स है ये काइनेटोसोम कहलाता है। तो पैरामीशियम जो है उसमें जो गमन होता है 2 तरह का पाया जाता है, सिलियरी लोकोमोशन और दूसरा है बॉडी कॉन्ट्रैक्शन या मेटाबॉली। अब सिलियरी जो लोकोमोशन है वो तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, डायग्राम में दिखा रखा है सिलियरी लोकोमोशन। ये सिलियरी लोकोमोशन जो है इसके अंदर जो है ये जो सीलिया है वो
पेंडुलम की भांति कार्य करती है। पेंडुलम जैसे पेंडुलम ऊपर नीचे या साइड बाय साइड होता रहता है, वैसे ही ये दोलन करती रहती है। और इस दोलन में 2 स्ट्रोक हैं, और पहला है इफ़ेक्टिव स्ट्रोक और दूसरा है रिकवरी स्ट्रोक। और ये दोनों स्ट्रोक मिलकर बीट बनाते हैं, स्पंदन बनाते हैं। तो इफ़ेक्टिव स्ट्रोक आगे बढ़ने के लिए होता है, और रिकवरी स्ट्रोक फिर उसको वो शिथिल पड़ जाता है, वो वाला। जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम ए में जो है इफ़ेक्टिव स्ट्रोक है, और वो धीरे से शिथिल होकर और रिकवरी स्ट्रोक में बदल गया है। तो इस तरह से पैरामीशियम जो है बाईं तरफ मुड़ती हुई चलती है। ये वाला डायग्राम आप देख रहे हैं, पैरामीशियम में गमन जिगजैग मैनर में होता है। अब जिससे बोलते हैं मेटाक्रोनल रिदम बोलते हैं इसको। अब दूसरा है बॉडी कॉन्ट्रैक्शन। तो पैरामीशियम जो है, इसकी देह जो है बहुत ही लचीली होती है, बहुत, तो इस वजह से इसका जो आकार है वो सिकुड़ जाता है, फैल भी जाता है। तो अस्थायी परिवर्तन होता रहता है इसमें। तो ये सिकुड़ना और फैलने से क्या होता है कि इसमें शारीरिक संकुचन की वजह से क्या होता है, इसमें गति होती है। अब नेक्स्ट टाइप का जो लोकोमोशन लेंगे, हम लेंगे फ्लैजिलर लोकोमोशन। फ्लैजिलेट्स में पाया जाता है, यूग्लिना की बात करेंगे हम। तो ये जो है फ्लैजिलेट्स जो होते हैं बहुत वाइब्रेटाइल होते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं। और ये गमनांग जो है तैरने के काम आते हैं, फूड करंट से भोजन को चुनने के काम आते हैं। और इसके अलावा सेंसरी ऑर्गन भी है। तो इसकी जो फ्लैजिला की जो स्ट्रक्चर है वो भी सीलिया जैसी ही है। ये भी 10+2 व्यवस्था इसमें भी पाई जाती है। अब है यूग्लिना में जो गमन है वो 2 तरह का होता है, फ्लैजिलर गमन और फ्लैजिलर मूवमेंट, और दूसरा यूग्लिनॉइड मूवमेंट, या इसको बोलते हैं मेटाबॉली। तो ये भी जो है फ्लैजिलर मूवमेंट है, इसमें भी एक बीट है, मतलब जो बीट जो है वो इफ़ेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक से मिलकर बनी है। पेंडुलम की भांति ये कार्य करता है। और इसका भी जो ये जो गमन करता है, इसको भी साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से इसको समझाया था। पहला तो स्क्रू प्रोपेलर थियरी दी कि ये जो यूग्लिना है जैसे स्क्रू की तरह काम करता है। ये स्क्रू को हम कस देते हैं और फिर खोल देते हैं, तो उसी तरह इनकी फ्लैजिला काम करती है। ऐसे ही इसमें यूग्लिनॉइड मूवमेंट है। इसमें जैसे पैरामीशियम में होता है क्रमाकुंचन, बॉडी में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है इसमें भी यूग्लिना में, और इसके द्वारा ये छटपटाता हुआ चलता है। इसमें जो कोशिका द्रव होते हैं यूग्लिना का, उसमें मायोनीम्स होते हैं, पेशी तंतुक होते हैं, उनमें संकुचन होता है, जिसके कारण कि ये जो क्रमाकुंचन की क्रिया है, मेटाबॉली जो है वो संपन्न होती है। बस आज का इतना ही। कल इसका सेकंड भाग पढ़ाऊँगी मैं लोकोमोशन का, पैरापोडियल लोकोमोशन। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।